हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, जिसमें इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा था ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब एक से ज़्यादा अगर लीनियर इक्वेशन है हमारे पास तो उसका बाय यूजिंग द मैट्रिक्स हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, उनके वेरिएबल्स की कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। देन आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी। मतलब यहाँ पे हम नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन देखेंगे कि बिना हम सॉल्यूशन निकाले, मतलब वेरिएबल की बिना वैल्यू निकाले हुए, विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका नेचर क्या है। नेचर मतलब क्या है कि वो जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर वो कैसा है, आपका नो सॉल्यूशन है। तो ये वर्ड्स आपने पहले भी सुने होंगे, इनकी कुछ कंडीशंस आपने पहले भी देखी होगी, जो कि आपके आई गेस 9, 10, 11, 12 की कोई सी क्लास में रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि दो आपको लीनियर इक्वेशन दी जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ टू वेरिएबल्स में, जहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन होती है हमारे पास तो हम क्या बोल देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। ऐसे ही बाकियों के लिए भी कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि टू वेरिएबल्स पे ही बात होती है, और वहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन और है कि वहाँ नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी क्या होता है, 2 होता है। बट अब इफ़ क्या हो कि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल भी इंक्रीज करने लगे, या दोनों में से कोई एक भी इंक्रीज करने लगे, तो फिर आप इस कंडीशंस को अप्लाई नहीं कर सकते जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी थी। अब क्या करें कि बिना हम सॉल्यूशन निकाले ही इनको यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन बता पाएँ। तो उसके लिए हमको ये चार्ट देखना होगा। इस चार्ट को देखने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या है कि सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, मतलब जो आपके पास सिस्टम है वो लीनियर इक्वेशन का ही होना चाहिए। उसके अंदर जितनी भी इक्वेशन यूज हो रही है दैट शुड बी अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन पे भी ये कंडीशंस होल्ड करती हैं एंड मोर देन 2 पे भी ये पूरा चार्ट होल्ड करता है, तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन होता है वो दो टाइप का होता है, या तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी या वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस होगा। अब नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए अगर हम होमोजीनियस की बात करते हैं तो आप लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा था तो आपने क्या किया था, ax इज इक्वल टू बी बनाया था, जहाँ पे जो a था वो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट था, मतलब जो आपके पास इक्वेशन थी उनमें जो वेरिएबल थे उनके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स थी। ये जो x था ये कॉलम मैट्रिक्स था ऑफ वेरिएबल, ठीक है, और ये जो b था ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स था ऑफ कांस्टेंट्स जो आपके पास इक्वेशन में प्रोवाइडेड थे। ठीक है, अब क्या होगा कि कभी कभी ये जो कांस्टेंट होते हैं सभी के सभी इक्वेशन में जीरो भी हो सकते हैं। कुछ इस टाइप का आपका इक्वेशन हो सकता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे दूसरी इक्वेशन इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जितनी इक्वेशन यूज हो रही हैं उसमें ये वाला जो साइड है वो पूरा का पूरा आपको कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब जब आप यहाँ पे बी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे यू विल गेट द कॉलम नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है। तो जब भी आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाया और उसमें जो बी मैट्रिक्स आपकी मिल रही थी दैट इज स्पेसिफिकली इक्वल टू 0, मतलब that is specifically equal to the null matrix, column null matrix है ना, तो हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को होमोजीनियस बोल देंगे। इफ अगर एक भी, मतलब ये लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 0, यहाँ पे y प्लस जेड इज इक्वल टू में 0, यहाँ पे x प्लस जेड इज इक्वल टू में 1, तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब आप यहाँ पे बी मैट्रिक्स बनाएंगे यू विल गेट 0 0 0 1, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है, नल कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। देयरफॉर इस टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलने लगते हैं, नॉन होमोजीनियस बोलने लगते हैं, क्योंकि आपको चाहे 10 एलिमेंट हो बी मैट्रिक्स में, वो 10 के 10 0, बट एक भी अगर नॉन जीरो होता है तो पूरी की पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका क्या कहला जाएगा, नॉन होमोजीनियस कहला जाएगा। तो आपको होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी कि होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस में क्या कंडीशन।
तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ होमोजीनियस को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, होमोजीनियस की सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे एंड देन इन द अपकमिंग लेक्चर हम क्या देखेंगे कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा तो हम कैसे नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आज होमोजीनियस की बात कर लेते हैं। इसमें स्पेसिफिकली जो बी मैट्रिक्स है इज अ कॉलम नल मैट्रिक्स। अब जब भी कभी भी आपको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलता है तो वहाँ पे सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस होना, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन का एग्जिस्ट होना। तो सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस के केस में होता है, मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला केस कभी भी नहीं आता है। तो जब भी आपको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो कभी भी कैसा होगा, कभी भी आपका इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, वो ऑलवेज कंसिस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है, ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट। अब दूसरी बात, कंसिस्टेंट होने के केस में दो टाइप की जो हमारे पास नेचर होते हैं उनको कंसिस्टेंट के केस में रखा जाता है। पहला कि आपका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक हो तो भी कंसिस्टेंट है क्योंकि उसके पास कुछ सॉल्यूशन है, या फिर आपका सॉल्यूशन इनफिनाइट हो क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मतलब आपके पास सॉल्यूशन है, इसलिए इसका मतलब है वो कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट में आपके पास क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन को आप एक अनदर वर्ड से भी बोल सकते हैं विच इज़ अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, एंड इनफिनाइट सॉल्यूशन को आप एक अनदर टर्मोलॉजी से बोल सकते हैं नॉन ट्रिवियल। और ये टर्मोलॉजी याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस के केस में होती है, नॉन होमोजीनियस के केस में ये टर्मोलॉजीज आप यूज नहीं कर सकते। तो होमोजीनियस के केस में ये टर्मोलॉजी। अब कंसिस्टेंट है हमेशा, इसका मतलब है कि जो रैंक ऑफ ए होगी वो हमेशा अपने रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी के इक्वल होगी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो होमोजीनियस वाला होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब बात क्या हो, जब हम रैंक ऑफ ए निकाले, अब दोनों रैंक सेम है मतलब दोनों के लिए कंडीशन सेम है, तो फिर हम क्यों दो दो में मेहनत करें, रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी भी निकाले एंड रैंक ऑफ ए निकाले। हम सिर्फ क्या बात कर लेते हैं, होमोजीनियस के केस में सिर्फ हम रैंक ऑफ ए निकाल लेते हैं। अब रैंक निकालना हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है तो हम उसी की हेल्प से रैंक निकालेंगे। अब जब हमने रैंक निकाला और वो एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल आ गया तो हम बोलेंगे द सॉल्यूशन इज ट्रिवियल, दैट मीन द सॉल्यूशन इज यूनिक। अगर आपने रैंक ऑफ ए निकाली और वो स्ट्रिक्टली लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल आ गई, कभी भी ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है, और हम कम आ गई अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो आप उसको नॉन ट्रिवियल बोलते हुए इनफिनाइट सॉल्यूशन बोल देंगे। अब जब भी ये ट्रिवियल होगा तो हमेशा जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं, लेट्स से x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, जितने भी वेरिएबल उसमें यूज हो रहे हैं सब के सब एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होंगे। और इनफिनाइट के केस में एटलीस्ट वन वेरिएबल इज नॉन जीरो, वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाली बात हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं और सॉल्यूशन भी कैसे फाइंड करते हैं, ये दोनों चीज़ हम कुछ एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी। अब क्योंकि हमको यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या बनाना होता है, ए मैट्रिक्स बनानी होती है, देन बी मैट्रिक्स, है ना। तो अगर हम यहाँ ए मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे तो हमको मिलेगा 1 1 1, ठीक है। ये क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट। फिर सेकंड वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 0 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है, जेड का कोफिशिएंट 2 है। फिर थर्ड वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 0 है, जेड का कोफिशिएंट अगेन 1। तो ये आपकी ए मैट्रिक्स बन गई। नाउ आपको बी मैट्रिक्स बनानी है और आपने देखा कि जो बी मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स बन गई। दिस एम्प्लाइज जो आपका दिस एम्प्लाइज, और ये जो एक्स मैट्रिक्स है ये तो ये हो गई, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। आपके क्वेश्चन में एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड यूज करेंगे, क्वेश्चन में x1 x2 x3 है तो x1 x2 x3 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ए बी मैट्रिक्स हो गया। अब क्योंकि हमारी ये जो नल मैट्रिक्स आई है, दिस एम्प्लाइज जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था इज होमोजीनियस, ठीक है, इज होमोजीनियस, सो ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये बात हमको यहाँ पे समझ में आ गई।
अब ऑलवेज कंसिस्टेंट है तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रैंक ऑफ ए की बात कर लेते हैं। अब रैंक ऑफ ए कैसे निकालते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रैंक निकालना सीखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज 1 1 1 0 1 2 1 0 1। हम यहाँ पे एशलॉन फॉर्म पे इसको क्या करने वाले हैं, रिड्यूस करने वाले हैं, मतलब स्टेयर केस लीडिंग एलिमेंट इन ए स्टेयर केस पोजिशंस पे हम उसको रिड्यूस करने वाले। मैंने यहाँ सिंपल सी मैट्रिक्स ली हुई है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, R3 पे चेंज लेके आएंगे, R3 को माइनस कर देंगे R1 के साथ, तो यू विल गेट 0 1 1 1 0 1 2, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो R2 है इसमें चेंज लेके आएंगे, आप क्या करेंगे R2 प्लस में R3 कर देंगे, तो यू विल गेट 1 1 1 0 0 2 और 0 -1 0। अभी ये स्टेयर केस फॉर्म में नहीं है, वैसे तो आप यहाँ से भी रैंक निकाल सकते हैं, बट हर बार ये अगर इस टाइप से निकाल के आप निकालेंगे तो शायद कभी गलत हो भी सकती है और कभी सही भी हो सकती है, इसलिए हम स्टेयर केस फॉर्म में इसको रिड्यूस कर लेंगे। मतलब हम क्या कर लेते हैं, शफल कर लेते हैं। हम क्या शफल कर लेते हैं, यहाँ पे R2 को R3 के साथ शफल कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब 12th स्टैंडर्ड में आप निकालते थे तो शफलिंग नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे, क्योंकि हम वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम वहाँ पे क्या निकाल रहे होते थे, डिटर्मिनेंट में जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और जब शफलिंग करते हैं तो माइनस प्लस का चेंज आ जाता है, बट यहाँ क्योंकि सिर्फ हमको रैंक फाइंड करनी है तो आप शफलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे शफलिंग कर सकते हैं टू फाइंड द रैंक। अब देखिए ये स्टेयर केस फॉर्म में आ गया है, लीडिंग एलिमेंट पहले है, फिर सेकंड वाली रो का लीडिंग एलिमेंट राइट में है एंड थर्ड वाली रो का लीडिंग एलिमेंट उसके भी राइट में है। इसके आगे ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये जो जीरोस क्रिएट किए हैं ये नॉन जीरोस हो जाएंगे। दिस फॉर्म इज नोन एज एशलॉन फॉर्म। ठीक है, तो हमने एशलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को रिड्यूस कर लिया है। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैंक फाइंड करेंगे। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो कितने नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो मतलब एक भी एलिमेंट ऑफ अ रो इज नॉन जीरो होगा तो वो पूरी रो नॉन जीरो हो जाएगी। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, तो हमको 3 जो रो है वो नॉन जीरो मिल रही है। दैट मीन द रैंक ऑफ ए क्या हो गई, आपकी 3 हो गई। ठीक है, अब हमने रैंक ऑफ ए तो निकाल ली। अब हमारे जो कंडीशन है, अगर हम चार्ट की तरफ जाते हैं तो चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी कंडीशन किस पे बिलोंग कर रही है कि पहले तो आप रैंक निकालिए और फिर रैंक को नंबर ऑफ वेरिएबल से कंपेयर कीजिए। इक्वल टू होने के केस में ट्रिवियल बोलिए और लेस देन इक्वल टू होने के केस में नंबर ऑफ वेरिएबल से आप उसको इनफिनाइट बोलिए। तो हमको 2 चीज़ फाइंड करनी थी, एक रैंक फाइंड करनी थी। जैसे ही हमने होमोजीनियस आइडेंटिफाई किया तो हमको सिर्फ एक ही 2 चीज़ फाइंड करनी है, एक तो रैंक, एक नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो रैंक हम यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं विच इज़ 3। अब नंबर ऑफ वेरिएबल की बात कर लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने थे, x y z। तो नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है, तो इसका मतलब है जो रैंक ऑफ ए है वो एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गया। इसका मतलब है जो हमारा सॉल्यूशन है इज ट्रिवियल विच इज़ यूनिक। ठीक है, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन हुआ, देयरफॉर सॉल्यूशन इज ट्रिवियल, या फिर आप उसको यूनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आता है कि टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी एंड फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, अभी मेरे क्वेश्चन क्या था, टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी। अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर दूं और मैं यहाँ लिख दूं टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड की आप वैल्यू निकालिए आगे, तो आप क्या करेंगे
टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी के लिए आप यहाँ तक बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे। अब क्योंकि हम सॉल्यूशन निकालना पहले सीख चुके हैं, उसी मेथड को कंटिन्यू करना है, पर दोबारा से रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, और कभी भी आपको भी नहीं करना। अगर एक साथ दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, टेस्ट भी आ जाता है एंड देन सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आता है, तो जो लास्ट रिड्यूस्ड ए मैट्रिक्स है उससे आप क्या करेंगे, Ax = b बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट रिड्यूस्ड ए मैट्रिक्स आपकी क्या है, 1 1 1 -1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 -1 0 0 0 2, यही है आपकी लास्ट रिड्यूस्ड ए मैट्रिक्स। दिस इज व्हाट है ना, कि ये वाला जो आपका लास्ट रिड्यूस्ड ए मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स को आपने क्या किया है, वहाँ पे लिख लिया। ठीक है, एक ही जगह पे। अब आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं लिखनी है, याद रखिएगा लास्ट रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। अब यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमको बी में भी लगाने होते, बट क्योंकि बी 0 है हमारा, तो उसमें कितने भी R1 को R2 से माइनस कर लो, 3R3 से माइनस कर लो, शफलिंग कर लो, इट रिमेन्स 0। ठीक है, तो हार्डली मैटर्स। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे। जो लास्ट रिड्यूस मैट्रिक्स है वो याद रखिएगा, लास्ट रिड्यूस मैट्रिक्स लिखना है। फिर वेरिएबल की हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे एंड देन इक्वल टू द बी मैट्रिक्स विच इज 0 0 0, आपने लिख लिया यहाँ पे। अब सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आप वहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन लगा रहे थे मल्टीप्लाई करके, तो यू विल गेट x + yz = 0। नाउ यू विल गेट -y = 0 और यहाँ पे 2z = 0। अब सिंस 2z = 0 है, दिस एम्प्लाइज z = 0। ऊपर वाली इक्वेशन से एम्प्लाई हो रहा है कि y 0 है, और इन दो वैल्यूज को अगर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे in this equation number 1, तो you will get x + 0 + 0 = 0, that means x = 0। तो जब भी होमोजीनियस के केस में आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यू विल ऑलवेज गेट द वेरिएबल की वैल्यू 0, सभी वेरिएबल की 0 मिलेगी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी, इसमें भी है एंड सॉल्व तो मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी आपको इसमें निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको भी सेम तरीके से प्रोसेस करना है, प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं है। ए मैट्रिक्स लिखेंगे, दैट इज 1 1 1 0 1 2 एंड यहाँ पे 1 2 3। तो ये आपकी क्या हो गई, ए मैट्रिक्स हो गई। नाउ राइट द मैट्रिक्स एक्स विच इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, दैट इज एक्स वाई जेड। तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल हो गई। नाउ द लास्ट बी मैट्रिक्स विच इज 0 0 0, इसका मतलब है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज होमोजीनियस। ठीक है, अब ये कैसा है, होमोजीनियस है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट है। ठीक है, और होमोजीनियस है तो सिर्फ और सिर्फ ए की रैंक निकालेंगे, ए आर्ग्यूमेंटेड बी की रैंक निकालने की जरूरत नहीं। तो हम यहाँ पे रैंक ऑफ ए के लिए प्रोसीड करेंगे, 1 1 1 0 1 2 1 2 3। तो हमने ये ए मैट्रिक्स लिख ली। अब हमको क्या करना है, इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है टू रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू द एशेलॉन फॉर्म। तो वही सेम स्टेयर केस वाला कंसेप्ट है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, R3 में चेंज ले आते हैं, R3 माइनस में R1 कर लेते हैं। यू विल गेट 1 1 1 0 1 2 एंड यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ द नेक्स्ट इज, हमको दो आइडेंटिकल रो मिल गई है, R3 को चेंज करेंगे, यहाँ पे R3 माइनस में R2 करेंगे। ये करना जरूरी है, आइडेंटिकल रो मिलते ही आप ऐसा नहीं बोल देंगे कि मतलब हमारी रैंक आ गई, क्योंकि ठीक है अंडरस्टूड है कि 0 हो जाएगी, बट आपको ये अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है तो यू हैव टू शो दिस, बिकॉज वहाँ पे स्टेप मार्किंग्स होती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ तक इसको रिड्यूस करना रहेगा। नाउ अब ये फाइनली पूरा रिड्यूस हो गया है, अब आप इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, यू विल गेट दिस स्टेयर केस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट इधर है, नेक्स्ट वाली रो का लीडिंग एलिमेंट राइट में, थर्ड वाली रो में कोई भी लीडिंग एलिमेंट नहीं है, तो दिस इज द कंप्लीट एशेलॉन फॉर्म। अब यहाँ पे अगर हम 1 को 0 करने लगेंगे लीडिंग एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, तो बाकी हमारा जो यहाँ पे 0 क्रिएट किया है हमने वो नॉन जीरो होने लगेगा। तो देयरफॉर दिस इज द लास्ट रिडक्शन और ये एशेलॉन फॉर्म में हम पहुँच गए।
नाउ एशलोन फॉर्म में पहुंचने के बाद हम रैंक ऑफ ए की बात करेंगे। तो रैंक ऑफ ए इज अगेन अ नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो पहली नॉन जीरो है, दूसरी नॉन जीरो है, बट तीसरी हमारी जीरो रो है, सभी एलिमेंट जीरो है, दैट मीन्स द रो इज जीरो। तो यहाँ पे रैंक आपकी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, रैंक तो आपने निकाल ली। अब जब भी आप कभी भी होमोजीनियस के केस में तो आपको दो चीज़ फाइंड करनी है, पहले तो रैंक फाइंड करनी है एंड देन उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यहाँ पे थे, आपके पास 3 वेरिएबल्स थे, तो नंबर ऑफ वेरिएबल आपके 3 हो गए। आपको पता है कि जो 2 है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होता है, इसका मतलब है जो रैंक ऑफ ए है वो स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इसके लेस देन है, इसका मतलब है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ किस टाइप का, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा क्योंकि आपके पास जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है इज स्ट्रिक्टली लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल। अब बात कर लेते हैं सॉल्व के लिए। अगर सिर्फ नेचर पूछता है आपके एग्जाम में या टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप यहाँ तक करेंगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, सही सही किया होगा तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। बट अगर सॉल्व करने के लिए भी आता है तो अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखना है और लास्ट रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ए की लिखनी है। इस बात को ध्यान देंगे कि जो आपने लास्ट रिडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स किया है दैट इज 1 1 1, फिर हमने देखा 0 1 2 एंड फिर ये 0 0 0। तो ये लास्ट रिड्यूस्ड ए मैट्रिक्स थी जो हमारे पास थी, हमने जिससे रैंक फाइंड की थी, हमने वो मैट्रिक्स को वहाँ पे लिख लिया विच इज दिस वाली मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स हमने वहाँ पे लिख ली। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स हमने लिख ली विच इज़ द लास्ट एशलोन फॉर्म, जो हमारा एशलोन फॉर्म में रिड्यूस होके फाइनली आएगा वो मैट्रिक्स आपने यहाँ पे लिख ली। नाउ हम आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज़ एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल एंड देन इसके बाद हमारे पास 0 0 0 जो नल मैट्रिक्स है बी की वो लिख देंगे। ठीक है, अब नाउ फिर वही सेम चीज़ है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू विल गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, हेयर यू विल गेट y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है कि जो 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू में 0, तो आप किसी भी एक वेरिएबल को k ले सकते हैं, आपके x को भी k ले सकते हैं, मतलब फ्री हो गया ना, मतलब आप x की वैल्यू 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे, 4 भी रखेंगे, यू विल गेट 0 क्योंकि 0 कोफिशिएंट है आपका। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में करके बता देती हूँ। जब आप ये थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0x 0y प्लस 0z इज इक्वल टू में 0। तो चाहे x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, बाकी सब भी 0 हो जाएगा, यू विल गेट 0। चाहे y की वैल्यू 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, ये अगेन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। ऐसी सिमिलरली z की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, कोई भी आपके रियल नंबर हो सकती है क्योंकि हम रियल नंबर पे हैं, तो भी ये इक्वेशन होल्ड हो जाएगी। बट हम सब की वैल्यू कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि ये दो कंडीशंस हमारे पास है, ये दो इक्वेशन है, इसको भी हमको सेटिस्फाई करना है। तो इसलिए सिर्फ कोई भी एक वेरिएबल को आप यहाँ पे फ्री कर देंगे, x मान लेंगे, मतलब k मान लेंगे। तो लेट हम यहाँ पे ले लेते हैं z इज इक्वल टू में k, जो कि कोई कैसा है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिया k z को, आप x को भी ले सकते हैं, y को भी ले सकते हैं, यू आर फ्री टू टेक एनी वन। ठीक है, तो आपने ये ले लिया। अब इसको आप क्या करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, देन यू विल गेट y इज इक्वल टू में 2k इज इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू में माइनस 2k। तो ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, ये z आपने लेट कर ही लिया है। एंड अब जो y और z की वैल्यू मिली आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, देन यू विल गेट x प्लस माइनस 2k प्लस k इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू में 2 माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 और इधर जाएगा तो प्लस का 1। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा x इज इक्वल टू k। अब ये जो x y z की वैल्यू आई है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी प्लस थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, तो इस टाइप से आपको x की वैल्यू मिल गई है। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए और ये इन्फिनाइट है क्योंकि k की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो भी तो अकॉर्डिंगली आपको y और x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 लेंगे तो आपको अकॉर्डिंगली x y z की वैल्यू मिलेगी। ऐसे k की वैल्यू आप कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट ले सकते हैं और आपको अकॉर्डिंगली x y z की वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर दीज सॉल्यूशंस आर इनफिनाइट सॉल्यूशन।
तो यहाँ पे ये पूरा लेक्चर एंड होता है। होपफुली आपको यहाँ पे पूरा समझ में आया होगा कि नेचर कैसे फाइंड करते हैं, और नेचर के कंटिन्यूएशन में अगर सॉल्व आता है तो हम लास्ट रिड्यूस मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए उसका सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। और इंडिविजुअली सॉल्यूशन फाइंड करना वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है। अगर सिर्फ क्वेश्चन में सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर टेस्ट के साथ सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन का नेचर बताना है, आपको कंसिस्टेंसी बतानी है, तो आप यहाँ एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके ये जो आपने कंपैरिजन किया है रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल का, यहाँ तक करके आप छोड़ देंगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे जो कि कुछ मर्ज में आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, और या तो इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं। तो होमोजीनियस के केस में आपको ये 2 चीज़ देखनी है, ए मैट्रिक्स बनाएंगे, उसकी रैंक निकालेंगे बाय रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स टू द एशेलॉन फॉर्म, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे। अब अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, देखिए यूट्यूब से पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी के साथ आपके सिलेबस में आएगा, ठीक है। तो मेथड सिमिलर होती हैं, क्योंकि मेथड्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं, ये बहुत लोअर स्टैंडर्ड वाला टॉपिक्स हैं, तो इनमें मेथड्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते हैं। ऑपरेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, सबका करने का तरीका अलग होता है, बट टर्मिनोलॉजीज आप वो यूज़ करिए जो आपके पेपर में आपके सिलेबस में यूज़ हो रही है। अदरवाइज मैथड्स आप यूट्यूब में किसी से भी सीख सकते हैं, आप मुझसे भी सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ इसके अलावा भी टॉपिक जानने हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं, तो हम वो टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोजीनियस को कंटिन्यू करेंगे, नॉन होमोजीनियस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।